विजेंद्र एक छोटे से गांव रामपुरा में रहता था। वह एक साधारण, मेहनती और ईमानदार किसान था। उसके पास ज्यादा जमीन नहीं थी, पर जो भी था उसमें वह मन लगाकर खेती करता था। सुबह सूरज उगने से पहले ही वह खेतों में पहुंच जाता और देर शाम तक काम करता। एक दिन सुबह सुबह उसकी पत्नी गौरी ने पूछा, सुनिए जी, आज फिर इतनी सुबह खेत जा रहे हैं? शरीर को थोड़ा आराम भी दीजिए। गौरी, फसल का समय है। एक दिन भी खेत न जाऊं तो मेहनत बेकार हो जाएगी। अगर मेहनत नहीं करूंगा तो हमारे बच्चों का भविष्य कैसे संवारूंगा? आपकी मेहनत पर हमें गर्व है, पर अपना ख्याल भी रखिए। मैं दोपहर का खाना लेकर आ जाऊंगी। ठीक है, तुम आ जाना। खेत में बहुत काम है आज। उस दिन भी विजेंद्र अपने बैलों को लेकर खेत में लग गया। वो हल चलाता, बीज डालता और मन ही मन भगवान से दुआ करता कि इस साल अच्छी बारिश हो। गांव में कई बड़े किसान थे जो सिंचाई के लिए मोटर पंप और ट्रैक्टर का इस्तेमाल करते थे, लेकिन विजेंद्र के पास पुराने बैल और एक टूटा हुआ हल ही था। एक दिन गांव के जमींदार लाला रामदीन अपने नौकर के साथ खेतों का मुआयना कर रहे थे। कितने कौन है वो किसान जो इतना परिश्रम करता है पर फिर भी गरीब है? मालिक, वो विजेंद्र है। ईमानदार है, पर उसकी हालत देखिए। बैल भी बूढ़े हो चुके हैं, फिर भी रोज खेत में रहता है। उसे थोड़ी मदद दो। बोलो कि चाहो तो मैं उसे अपनी जमीन पर मजदूरी पर रख लूं। विजेंद्र को ये बात पता चली तो उसने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मैं मजदूरी नहीं करूंगा। मेहनत मेरी ताकत है और मैं अपने खेत नहीं उगाऊंगा। चाहे थोड़ी उपज हो पर अपनी होगी। ये क्या? दिन बीतते गए पर बारिश नहीं हो रही थी। खेत सूखने लगे। गांव में चिंता की लहर दौड़ गई। एक शाम को गौरी ने देखा कि विजेंद्र चुपचाप बैठा है। क्या हुआ जी? आज खेत से जल्दी आ गए? आकाश में बादल तो बहुत बार आते हैं पर बरसते नहीं। अगर 2 हफ्ते और बारिश नहीं हुई तो सारी फसल बर्बाद हो जाएगी। आप चिंता मत कीजिए, भगवान आपकी मेहनत जरूर देख रहे हैं। मैं रोज पूजा करूंगी। विजेंद्र आंखों में आंसू लिए। कभी कभी लगता है कि मेहनत भी हार जाती है। गौरी ने उसका हाथ थाम लिया। ये दोस्त। मेहनत कभी हारती नहीं। दे सबीर, उसका फल जरूर मिलता है। कुछ दिनों बाद गांव में एक एनजीओ की टीम आई जो किसानों को सोलर पंप और प्राकृतिक खेती की तकनीक सिखा रही थी। विजेंद्र भी वहां पहुंचा। जो बात में हम उन किसानों को सहायता देंगे जो मेहनती हैं और ईमानदारी से खेती करते हैं। मैं छोटा किसान हूँ, पर अपने खेत को जान से भी ज्यादा प्यार करता हूँ। क्या मुझे भी सहायता मिलेगी? आप जैसे किसानों को ही तो हमारा सलाम है। आप सोलर पंप लें और अपनी जमीन को फिर से हरा भरा कीजिए। विजेंद्र की आंखें चमक उठीं। पहली बार किसी ने उसकी मेहनत को सराहा था। सोलर पंप लगने के बाद सिंचाई की समस्या दूर हो गई, बारिश भी समय पर हो गई और विजेंद्र की फसल बहुत अच्छी हुई। गांव में सबसे अच्छी फसल उसी की थी। एक दिन गांव में मेला लगा। सब किसान अपनी उपज बेचने पहुंचे। वहां रामदीन भी था। विजेंद्र, तुम्हारी फसल तो शानदार है। कैसे किया ये सब? ईमानदारी, मेहनत और थोड़ी सी किस्मत, और सबसे जरूरी उम्मीद न छोड़ना। मैं मान गया बेटा, तुम सच्चे किसान हो। गांव के प्रधान ने भी सबके सामने कहा, विजेंद्र जैसे किसान हमारे देश की रीढ़ है। हम सबको इनसे सीखना चाहिए। अब विजेंद्र गांव के बच्चों को जैविक खेती सिखाता है। उसने अपने खेत को एक छोटा प्रशिक्षण केंद्र बना दिया। एक दिन उसका बेटा मनु बोला, बाबा, मैं भी बड़ा होकर किसान बनूंगा, आपके जैसा। अगर तुम मेहनत करना सीख जाओ तो तुम मुझसे भी बड़ा किसान बन सकते हो। गौरी रसोई से मुस्कुराकर सुन रही थी। अब हमारी मेहनत रंग लाई है। अब कोई भूखा नहीं सोएगा हमारे घर में। यह कहानी हमें सिखाती है कि मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती। परिस्थितियां चाहे कितनी भी कठिन क्यों न हो, अगर हिम्मत और ईमानदारी हो तो कोई भी किसान सफल हो सकता है। जो कभी हार नहीं मानता वही असली विजेता होता है। अब गांव में विजेंद्र का नाम हर किसान की जुबान पर था। किसान उससे खेती के नए तरीके सीखने आने लगे। एक दिन रामधनी नाम का किसान उसके पास आया। भाई विजेंद्र, सुना है तुमने जैविक खेती शुरू कर दी है। वो कैसे होती है? रामधनी, इसमें हम रासायनिक खाद की जगह गोबर, गोमूत्र और नीम के पत्तों से बनी दवा का इस्तेमाल करते हैं। इससे जमीन की उर्वरता बनी रहती है और फसल भी सेहतमंद होती है। अरे वाह, मैं भी ये तरीका अपनाऊंगा। तुम सच में गांव के हीरो हो गए हो। हीरो तो वो होते हैं जो कभी मेहनत करना नहीं छोड़ते। धीरे धीरे गांव के और भी किसान जैविक खेती की तरफ मुड़ने लगे। सरकारी अधिकारी भी गांव आए और विजेंद्र को सम्मानित किया।
पर जीवन हमेशा एक जैसा नहीं होता। अगली फसल के समय टिड्डियों का हमला हुआ। पूरे क्षेत्र में हाहाकार मच गया। गौरी ने घबराकर पूछा, अब क्या होगा जी? खेत तो पूरी तरह नष्ट हो गए। मैंने बहुत मेहनत की थी, पर यह प्राकृतिक विपत्ति है, पर मैं हार नहीं मानूंगा। उस रात उसने अपने बेटे मनु से कहा, मन्नू, याद रखो, हारना तब होता है जब इंसान कोशिश करना छोड़ दे। मैं कल फिर खेत जाऊंगा और नई फसल बोऊंगा। माँ बाप, मैं भी आपके साथ जाऊंगा। हम मिलकर खेत को फिर हरा करेंगे। अगले दिन विजेंद्र ने गांव के किसानों को बुलाया। भाइयों, टिड्डियां हमारी फसल खा गईं, पर हमारी मेहनत नहीं। अगर हम सब मिलकर काम करें तो हम अपने खेत दोबारा भर सकते हैं। तू सही कह रहा है विजेंद्र, हमें मिलकर काम करना चाहिए। गांव के युवाओं ने मिलकर खेतों की सफाई शुरू की। नया बीज बोया गया और टिड्डियों से निपटने के लिए जैविक उपाय अपनाए गए। सरकार ने भी किसानों को राहत राशि दी, जिसमें विजेंद्र ने सबसे पहले जरूरतमंदों को सहायता दी। तुमने अपने हिस्से की मदद भी दूसरों को दे दी। जो अकेले अच्छा करता है वो किसान है, पर जो सबका सोचता है वो समाज का स्तंभ होता है। 1 साल बाद उसी गांव में राज्य स्तर का किसान मेला आयोजित किया गया, जहां विजेंद्र को मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया गया। हम गर्व से कहते हैं कि विजेंद्र जैसे किसान हमारे प्रदेश की शान हैं। आज हम उन्हें कृषि रत्न पुरस्कार से सम्मानित करते हैं। विजेंद्र मंच पर पहुंचा और बोला, मैं ये सम्मान हर उस किसान को समर्पित करता हूँ जो धूप, बारिश और आंधियों में भी खेत से नाता नहीं तोड़ता। जो बोता है वही काटता है। मेहनत का फल कभी खाली नहीं जाता। गौरी और मानू मंच के सामने खड़े थे। आंखों में गर्व के आंसू थे। हमारे बाबा सबसे महान किसान हैं। हाँ बेटा, वो मेहनत के देवता हैं। मेहनती किसान सिर्फ एक कहानी नहीं, हर उस व्यक्ति की सच्चाई है जो संघर्ष के बीच भी सपने देखता है और उन्हें पूरा करने के लिए दिन रात एक करता है। जमीन से जुड़ा वो हाथ जो कीचड़ में लथपथ है, वही असली देश का निर्माता है। गांव पथरिया में एक गरीब मगर मेहनती आदमी रहता था। नाम था रामू ढोकला वाला। वो रोज सुबह 5 बजे उठकर ढोकले बनाता और गांव के चौराहे पर छोटी सी ठेली लगाकर बेचता। उसका सपना था अपने बेटे को बड़ा अफसर बनाना, लेकिन किस्मत ने उसकी परीक्षा लेने की ठान ली थी। रामू का मिट्टी का घर, बरसात का मौसम, फूटी छत से पानी टपकता हुआ। सीता देखना, छत से पानी टपक रहा है। आटे में पानी गिर गया तो ढोकले कैसे बनाऊंगा? मैं बाल्टी रख देती हूँ, तू चिंता मत कर, मैं आटा गूंथ दूंगी, तू बस हिम्मत मत हारना। हिम्मत ही तो बची है अब। बस भगवान से यही दुआ है कि आज बारिश कुछ देर थम जाए। रामू के ढोकले बहुत स्वादिष्ट होते थे। पूरे गांव में कोई भी शादी ब्याह, छोटा मोटा उत्सव होता तो रामू को ही बुलाया जाता। एक दिन वह सड़क किनारे अपनी ठेली लगा रहा था कि तभी अचानक तेज बारिश शुरू हो गई। बिजली कड़कती है और ठेली गिर जाती है। सारा सामान कीचड़ में मिल जाता है। हे भगवान, आज का दिन भी गया। अब शाम को बच्चों को क्या खिलाऊंगा? रामू भैया, हम रोज तुम्हारे ढोकले खाते हैं, चलो आज हम तुम्हारे लिए कुछ करेंगे। उस ग्राहक का नाम था विकास शर्मा। वह शहर से गांव घूमने आया था। उसने रामू की हालत देखी और ठान लिया कि उसकी मदद करेगा। रामू भैया, क्या आप शहर में ढोकले की एक दुकान चलाना चाहेंगे? शहर? दुकान? साहब, मेरे पास तो 2 पैसे भी नहीं हैं। ठेला भी उधार का है। पैसे की चिंता मत करो, मैं लगाऊंगा। आप बस मेहनत करो। स्वाद तुम्हारे ढोकले में है, मेहनत तुम्हारे खून में। रामू शहर चला गया। विकास ने एक छोटी सी दुकान दिलाई। सीता और बेटा गोविंद भी साथ गए। रामू दिन रात मेहनत करता, ढोकले बनाता। दुकान का नाम रखा गया गांव वाला स्वाद। धीरे धीरे दुकान फेमस हो गई। लोग कहते, भाई साहब, ऐसा ढोकला तो हमने कभी खाया ही नहीं। इसमें माँ के हाथों जैसा स्वाद है। एक दिन शहर में भारी बारिश आई। दुकान में पानी भर गया। स्टॉक खराब हो गया। बिजली भी चली गई। एक साथ क्या होगा सीता? हमने जो कमाया था सब बह गया। रामू, क्या तूने गांव में हार मानी थी? नहीं, तो अब क्यों डर रहा है? तू फिर से शुरुआत कर सकता है। हाँ सीता, तू सही कहती है। मैं फिर से खड़ा होऊंगा जैसे पहले हुआ था। गोविंद की पढ़ाई चल रही थी। वो पढ़ाई में तेज था, लेकिन किताबों की कमी और पैसों की तंगी उसकी राह में रुकावट बनते।
बाबा आईएएस बनना है, क्या आप मेरी फीस भर पाएंगे? बेटा मैं अपने खून को निचोड़ दूंगा, पर तेरी पढ़ाई नहीं रुकेगी। रामू ने दिन में दुकान और रात में ऑर्डर पैकिंग का काम किया। कई बार बिना खाए सो गया, लेकिन गोविंद की पढ़ाई नहीं रुकी। सालों की मेहनत के बाद एक दिन गोविंद का रिजल्ट आया। मैं आईएएस बन गया। भगवान का शुक्र है, मेरी मेहनत रंग लाई। पूरे गांव में मिठाई बांटी गई। गांव वालों ने कहा, रामू ढोकले वाला अब अफसर का बाप बन गया। गोविंद ने पोस्टिंग के बाद पहला काम किया। अपने गांव में एक फूड स्टार्टअप खोला, रामू ढोकला वाला, स्वाद संघर्ष का। अब रामू 50 लोगों को रोजगार दे रहा था, पर रामू आज मैं गरीब नहीं, गर्वित हूँ। जो बारिश कभी मेरी ठेली बहा ले गई थी, अब वही मेरी छत धोती है। कभी मिट्टी के घर में ढोकला बेचने वाला रामू अब एक मिसाल बन चुका था। उसकी कहानी बताती है, अगर इरादे मजबूत हों तो सबसे बड़ी तूफान भी आपके हौसलों को नहीं गिरा सकता। गोविंद ने जब अपने गांव पथरिया लौटने की बात की तो सब हैरान थे। बेटा, अफसर बनकर सब शहर जाना चाहते हैं, तो गांव क्यों आ रहा है? इस गांव ने ही मुझे सींचा है। बाबा की मेहनत की छाया यहीं है। मैं यहीं कुछ बड़ा करना चाहता हूँ। रामू भी बेटे के इस फैसले से भावुक था। तेरा ये कदम बहुतों के लिए उम्मीद बनेगा। तुझ में मैं अपना सपना पूरा होते देख रहा हूँ। गांव में गोविंद ने एक बड़ा फूड हब खोला, जिसका नाम रखा गया रामू ढोकला हब, स्वाद संघर्ष का। यहाँ गांव की औरतें काम करने लगीं। सबको अच्छी तनख्वाह, सम्मान और पहचान मिली। अब तुम सब सिर्फ रसोई में नहीं, इस व्यापार की मालकिन भी हो। रामू भैया, आपने हमारे जीवन को रोशनी दी है। शहर के बड़े होटल मालिकों को यह रामू ढोकला हब खटकने लगा। एक गांव वाला हमें चुनौती दे रहा है, अब वक्त है उसे रोकने का। उन्होंने रामू पे फूड हब को बदनाम करने के लिए झूठे आरोप लगाए, खराब सफाई, घटिया सामग्री आदि। रामू को नगरपालिका बुलाया गया। आपके फूड सेंटर पर गंदगी की शिकायत आई है, अब जांच होगी। गोविंद ने सबूत पेश किए, सीसीटीवी, स्टाफ रिपोर्ट्स और ग्राहकों के फीडबैक्स। ये सब एक साजिश है। हम गांव के लोग हैं, पर गंदे नहीं हैं। जांच के बाद सब आरोप झूठे निकले। उल्टा फूड हब को साफ सुथरा और विश्वसनीय प्रमाण पत्र मिला। सच्चाई दबाई जा सकती है, मिटाई नहीं जा सकती। अब रामू को देश भर से इंटरव्यूज, अवार्ड्स मिलने लगे। टीवी पर उसे बुलाया गया। रामू जी, आज लाखों युवा आपको फॉलो करते हैं, आप क्या कहना चाहेंगे? मैं बस ये कहूंगा, बारिश से डरने वाला किसान नहीं बनता। गिरो, संभलो और फिर से उठो, बस चलते रहो। उनकी कहानी स्कूलों में पढ़ाई जाने लगी। यूएन के एक सम्मेलन में उन्हें ग्रामीण उद्यमी रत्न से सम्मानित किया गया। रामू अब बूढ़ा हो चुका था। एक दिन उसने गोविंद को बुलाया। बेटा, अब मैं थक गया हूँ। तुझ पर भरोसा है, तू इस स्वाद और संघर्ष की लौ को जलाए रखेगा। बाबा, आपके पैर की मिट्टी भी मेरे लिए वरदान है। रामू का देहांत हुआ, मगर रामू ढोकला वाला एक नाम नहीं, संघर्ष का प्रतीक बन चुका था। ये बारिश की तरह होती है, जो हर किसी पर बरसती है, लेकिन कुछ लोग उससे भीगी मिट्टी में अपने भाग्य का फूल उगा लेते हैं। क्यों? रामू के निधन के बाद गोविंद ने एक बड़ा निर्णय लिया, गांव में एक फूड इनोवेशन विश्वविद्यालय खोलने का। नाम रखा गया रामू ढोकला ग्राम विश्वविद्यालय। यहाँ गरीब बच्चों को खाना बनाना, फूड बिजनेस, मार्केटिंग, स्वच्छता और स्टार्टअप के गुर सिखाए जाने लगे। आपको न ये विश्वविद्यालय उस आदमी को समर्पित है जिसने कीचड़ में भी उजाले देखे। इस विश्वविद्यालय में मनोज नाम का एक लड़का दाखिल हुआ। वो भी गरीब था, पर उसकी आंखों में वही चमक थी जो कभी रामू की थी। सर, मैं भी ढोकले वाला बनना चाहता हूँ, लेकिन अपनी तरह का। बिल्कुल मनोज, तुझ में भी वही आग है जो मेरे बाबा में थी। मनोज ने चटपटा स्ट्रीट स्टार्टअप की नींव रखी और देश भर में उसकी फ्रेंचाइजी चलने लगी। मीडिया ने लिखा, रामू की प्रेरणा अब अगली पीढ़ी को दिशा दे रही है। भारत सरकार ने रामू ढोकला वाला ब्रांड को स्ट्रीट फूड मॉडल ऑफ द ईयर घोषित किया। ये सिर्फ ढोकले की बात नहीं है, ये आत्मनिर्भर भारत की बात है। रामू जी की कहानी हमें बताती है कि हर छोटा सपना बड़ा बन सकता है। गांव पथरिया को आदर्श ग्राम घोषित किया गया। वहां की सड़क का नाम रखा गया रामू संघर्ष पथ। कहानी के अंत में एक बच्चा रामू की पुरानी ठेली के पास खड़ा होता है। वह अपने दादा से पूछता है,
मैं बड़ा होकर क्या बनूंगा? रामू जैसा इंसान जो कभी हार न माने। संघर्ष का स्वाद जब ढोकले में घुलता है तब वो सिर्फ नाश्ता नहीं, प्रेरणा बन जाता है।